Everyone, Jai Shri Krishna and welcome to our OCM class. We are on to the same evolution of commerce and management, and this is our lecture number 5. In our last lecture, this is what we studied. That means we were answering the question why management? Why do we require management? So management is required because there are human activities and occupations taking place. तो क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ और ऑक्यूपेशंस परफॉर्म होते हैं और वो एक से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व होकर परफॉर्म होते हैं, इसलिए मैनेजमेंट अपने आप पिक्चर में आ जाता है. तो देर आर नाउ इफ देर आर ह्यूमन एक्टिविटीज़ है तो किस तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज़ है? तो दो तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर ऑफ टू टाइप्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ involve income spending, income earning activity and exchange. It's two-sided activity. Non-economic activities performed out of love, affection, sacrifice, patriotism, देशभक्ति की भावना, सिंपैथी और ऐसे सारे फीलिंग्स के कारण जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं जिसमें एक्सचेंज नहीं होता है, तो वो एक्टिविटीज़ होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिनका इकोनॉमिक्स में मैनेजमेंट में कोई स्थान, उसकी कोई जगह नहीं है. जैसे इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं, फर्दर डिवाइड हम करते हैं सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को. उसमें 3 डिविजन्स हैं: प्रोफेशन, जॉब एम्प्लॉयमेंट सर्विस और बिजनेस. प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर अ पर्सन हैज गॉट स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल, ट्रेनिंग, एजुकेशन, और उस एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल का इस्तेमाल वो खुद के लिए नहीं करता है बल्कि दूसरों के लिए करता है. तो जब इस तरह की कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है तो वो क्या कहलाता है? प्रोफेशनल कहलाता है. इज नोन एज अ प्रोफेशनल. जैसे कि डॉक्टर्स, teachers, tax consultants, chartered accountants, company secretaries and lot many such, and they get something in return and that is known as their fees. Many times they also have to be the member of some association, but even if they are not the members of some association, some registered association, they still fall into this category. If they are the members of their professional association, it is good, but if they are not, still they are considered to be professionals. Okay. Then the next one is job, service and employment. Now, what is a job or a service or an employment? It is again an economic activity. So if we define what is job or what is service or employment, how do we define? हम क्या कहेंगे? It is an economic activity where there is a contract. Where what is it? Contract. There is a contract. Contract means agreement. गुजराती में करार. There is a contract between two parties. दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है. Which are these two parties? Employer and employee. कौन दो पार्टीज होती हैं? एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉई. एक जो जॉब ऑफर करता है और एक जो जॉब को एक्सेप्ट करता है. एक जो जॉब देने वाला और एम्प्लॉई जॉब लेने वाला. तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दो लोगों के बीच में, दो पार्टीज के बीच में. एम्प्लॉयर मे नॉट बी वन पर्सन बट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. सो इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू, नॉट टू पर्सन बट टू पार्टीज, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. अब इस कॉन्ट्रैक्ट में व्हाट इज रिटन? द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टर्म्स एंड कंडीशंस, लाइक द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, द वर्क प्रोफाइल ऑफ द एम्प्लॉय को क्या क्या काम दिया जाएगा, उसको क्या काम करना होगा, उसके वर्किंग आवर्स क्या होंगे, उसकी सैलरी क्या होगी, उसको कितनी छुट्टियाँ मिलेंगी. ये सारी चीज़ें, जो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं जॉब के, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखे होते हैं, एग्रीमेंट में लिखे होते हैं. उस एग्रीमेंट को दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय साइन करते हैं और साइन करने के बाद वो साइन किया मतलब बोथ ऑफ देम एग्री टू दोज टर्म्स एंड कंडीशंस. तो अगर एम्प्लॉय को सारे टर्म्स एंड कंडीशंस वो अग्री करता है तो वो उधर साइन करेगा. ठीक है. उसी तरह से एम्प्लॉई जो है वो एम्प्लॉयर से क्या क्या एक्सपेक्ट करता है वो भी उसमें लिखेंगे. एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के लिए क्या करेंगे, उनको कितनी छुट्टियां देंगे, कितनी सैलरी देंगे. तो दोनों की तरफ से सारी टर्म्स एंड कंडीशंस वो एक कॉमन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है जिसमें दोनों साइन करते हैं. दोनों का साइन करना मतलब उन दोनों का अग्रीमेंट. दैट मीन्स बोथ ऑफ देम अग्री टू दोज टर्म्स एंड कंडीशंस. तो अगर इस तरह का रिलेशनशिप दो पार्टीज के बीच में हो तो उस रिलेशनशिप को क्या कहेंगे? उस एक्टिविटी को हम जॉब या सर्विस या एम्प्लॉयमेंट कहेंगे. दिस रिलेशनशिप इज बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. द डे दैट कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन और कॉन्ट्रैक्ट
is violated or that contract goes away, that is absent, then the relationship also is not there. The relationship does not exist. So the relationship exists because of the contract only. जिस दिन दोनों के बीच का वो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है, नहीं रहता है, तो ये रिश्ता भी जो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का नहीं रहेगा. तो हमारी पहला कौन सा था? पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोफेशन, दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी जॉब सर्विस या एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पर दो लोगों के बीच, दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, जहाँ एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को क्या क्या काम सौंपेगा वो लिखा होता है, एम्प्लॉय वो काम करेगा, उसके खिलाफ उसको कितनी सैलरी मिलेगी, कि कब कब उसे इंक्रीमेंट मिलेगा, ठीक है, और कोई कमीशन मिलने वाला हो तो कमीशन कितना होगा, कब मिलेगा, ये सारी छोटी छोटी बारीक टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिखी हुई है. दोनों के साइन करने से दोनों उस कॉन्ट्रैक्ट से सहमत है, दोनों को मंजूर है, ऐसा माना जाएगा. इसके अंदर द रिटर्न दैट द एम्प्लॉय गेट्स इज नोन एज सैलरी और वेजेस. If it is monthly, it is salary. If it is on daily basis, it is known as wages. तो वो मंथली बेसिस पर उसे पैसे दिए जाते हैं तो उसे सैलरी कहेंगे, और डेली बेसिस पे दिए जाएंगे तो वेजेस कहेंगे. इनके लिए कई बार एक कॉमन टर्म यूज होता है, दैट इज रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन में एनीथिंग दैट द एम्प्लॉय गेट्स इज रेम्यूनरेशन. उसमें बोनस भी आ जाता है, कमीशन भी आ जाता है, इंसेंटिव्स भी आ जाते हैं, सैलरी भी, सब कुछ उसी में आ जाता है. तो कई बार एक कॉमन वर्ड, कॉमन टर्म यूज होता है, दैट इज नोन एज रेम्यूनरेशन. Okay, so that is for job and service. Now we come to business. What is a business? Now business is what, as I told you, as the other two activities, they are both economic activities. Similarly, business is also an economic activity. So it is an economic activity which is performed. It is performed with an intention. So the economic activity, the legal activity, the continuous activity, कई बार अलग अलग definitions होती हैं. The legal continuous activity which is performed with an intention of earning profit. So what is it? It is an economic activity which is performed with an intention of earning profit. Now here the intention of earning profit. For that intention, जो भी एक्टिविटी की जाती है, जो लीगल है, कंटिन्यूस है, लीगल होना ज़रूरी है, कंटिन्यूस भी होना ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है. इट शुड बी अ कंटिन्यूस एक्टिविटी, लीगल एक्टिविटी, it involves risk and uncertainty, etc. etc. So those are the characteristics that we'll be studying of business when we start with the lesson. But here, for the sake of definition, it is a legal activity. Legal activity which is performed with an intention of earning profit. Now what is important here, that an activity should be having an intention of earning profit. Now I'll give you an example to make this point even clear. Now see, suppose there are two people, Mr. A and Mr. B. Both of them started their business. Both of them are batchmates. They started. They passed out. They passed their MBA, and they started their business. Both of them. They started their business on the same day. Let us consider the same date. That is, 1st of April, 2018. So both of them started on 1st April 2018. Okay. फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में पहले दिन उन्होंने बिजनेस शुरू किया. दोनों ने एक ही इरादे से बिजनेस शुरू किया, दोनों का इंटेंशन वाज प्रॉफिट. इंटेंशन इज प्रॉफिट. इंटेंशन इज प्रॉफिट. सो व्हाट इज स्टार्टिंग डेट? 1/4. व्हाट इज द इंटेंशन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट? 1 year passed, they both did their business, they both worked hard, put in their efforts, everything, and then at the end of the year, that is 31st of March, the year ended, 2019. Say, 31st of March, 2019, year ended. Which year ended? Financial year ended.
So both of them did their business for 1 year each. At the end of the year now, they checked their books of accounts. A has earned a profit of, say for example, 1 lakh rupees. And B is running into losses. He has made loss of, say for example, 20,000 rupees. Both almost equally intelligent, almost equally talented people started the business on the very same date with the same intention. At the end of the year, one happens to earn 1 lakh in profit and the other, B, happens to run into losses of 20,000. Now, out of these two, whose activity, whose economic activity is a business and whose activity is not a business? Now, if I ask this question, and I have been asking such kind of question to the students, to the beginners in 11th standard commerce students, जब उनको पूछा जाता है तो मुझे एक जवाब मिलता है कि ए का जो है वो बिजनेस एक्टिविटी है, बी का जो है वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं। क्यों? क्योंकि ए ने प्रॉफिट कमाया है और बी ने लॉस किया है। बी का बिजनेस जो है लॉस में गया और ए ने प्रॉफिट कमाया। अब यहाँ पर बात प्रॉफिट या लॉस एज अ रिजल्ट नहीं है, ये दो क्या है, ये उसका रिजल्ट है, ये उसका इंटेंशन है। बिजनेस शुरू करते समय उस दिन किस इरादे से बिजनेस शुरू किया था, तो वो इरादा क्या था, दोनों का प्रॉफिट था। इंटेंशन क्या था, प्रॉफिट था। रिजल्ट क्या हुआ, ए का प्रॉफिट आया, बी का रिजल्ट था लॉस। सो एज अ बिजनेस, the definition of business says what, that it is an economic activity, look to the definition, which is performed with an intention of earning profit. प्रॉफिट कमाने का इरादा होना चाहिए। प्रॉफिट कमाने के इरादे से जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू की जाती है वो बिजनेस ही कहलाती है। फिर अगर 1 साल के बाद अगर उसे प्रॉफिट नहीं भी, इरादा तो उसका प्रॉफिट का ही होता है ना। हमारे इरादे बहुत होते हैं लेकिन कई बार वो इरादे पूरे नहीं हो पाते हैं, ठीक है। उसी तरह से बिजनेस शुरू करने के पहले इरादा प्रॉफिट का है तो वो एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी है, फिर चाहे 1 साल के बाद उसमें लॉस हो या प्रॉफिट हो, ठीक है। तो व्हाट इज out of these two, which activity is a business activity? Both of them, because both of them had the intention of earning profit. हाँ, यहाँ पर अगर इसका इंटेंशन प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता और इसका इंटेंशन प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, अगर एक का एटीट्यूड वैसा होता कि भाई प्रॉफिट मिले तो मिले, नहीं तो लॉस भी चलेगा, आई एम डूइंग इट फॉर लॉस, इट्स ओके, अगर उसका इस तरह का इरादा या इस तरह का एटीट्यूड होता तो फिर वो डे 1 से वो बिजनेस कहलाता ही नहीं, ठीक। तो बाद में फिर जो भी रिजल्ट होता है वो डे 1 से बिजनेस कहलाता ही नहीं। बिजनेस कहलाने के लिए शुरुआत में ही प्रॉफिट कमाने का इरादा जरूरी है, प्रॉफिट कमाना जरूरी नहीं है। इरादा इज मोर इम्पोर्टेंट, द इंटेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट। सो इन दिस एक्टिविटी, बोथ एक्टिविटीज, बोथ ऑफ देम आर डूइंग बिजनेस, बट his business went into loss. His business is earning profit. It is a loss-making business for first year, and this is a profit-making business. But still, both of them are business activities only. So, our all the three activities. All the three components of economic activities are: one is profession, the other is job, service, and employment, and the third one is business. Now the return in business would be profit. Many times they call it residue. Residue मतलब जो भी बचा कुचा, अगर लॉस है तो इट कैन बी माइनस। रेसिड्यू मतलब વધેલું, तो જે પણ વધેલું હશે તેને રેસિड्यू કહેવાશે। तो बचा कुचा जो भी होता है उसे रेसिड्यू कहा जाता है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि उसका रिटर्न हमेशा प्रॉफिट ही हमेशा पॉजिटिव हो, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, एंड इफ इट इज नेगेटिव देन इट विल बी अ लॉस। सो इट कैन बी एनीथिंग, सो कॉमन नेम फॉर दैट इज रेसिड्यू, वट एवर इज लेफ्ट आउट। सबको सारा खर्चा निकालने के बाद जो भी आपकी इनकम में से बचता है वो आपका
प्रॉफिट या लॉस कहलाएगा। अगर कुछ बचता है तो प्रॉफिट, अगर नहीं बचता, इफ योर expenses are more than your incomes, then it will be loss, and if your expenses are less than your income, then it will be profit. Fine. Now further, now economic activity divided into these three, this is further divided. Business is further divided into two parts, and those two parts are commerce and industry. So industry and commerce are two divisions of business. But since we do not have space here, I will start it again from here. See, business will be further divided into commerce and industry. We do not subdivide job and profession. So these two activities are not further divided. Only business will be further divided. So I will draw it from the top again. So this is business. Business divided into industry and commerce. Now, being a commerce student, see, you have opted for commerce stream in your 11th standard, and after 11th, whatever you will be doing, it will be based on commerce. So you should be thoroughly knowing what commerce is. What is the definition of commerce? अगर कोई आपको पूछता है कॉमर्स क्या है, तो उसकी शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए. See, there we have seen in our these many years of teaching, we have seen students who have done graduation and post-graduation and lot many PG courses in commerce, but when we ask them what is commerce, they fail to answer. So this should not happen with you. You should know what actually and exactly commerce is. Okay. So business is further divided. So business is a wider concept, bigger concept, and commerce and industry are smaller concepts. So business is further divided into industry and commerce. Industry, what is the meaning of industry? तो industry के दो meaning हैं. What is the meaning of industry? तो उसके दो meaning हैं. ठीक है. इंडस्ट्री का भी क्लासिफिकेशन आगे होगा, पर उसके मीनिंग जो है वो दो मीनिंग है. तो दोनों मीनिंग मैं आपको बताती हूँ. व्हाट आर दीज टू मीनिंग्स? लेट मी नॉट क्लासिफाई द मीनिंग्स लाइक दिस टू अवॉइड कंफ्यूजन. तो इंडस्ट्री हैज गॉट टू मीनिंग्स. द फर्स्ट मीनिंग इज इट इज अ प्रोसेस. पहला क्या है? इंडस्ट्री प्रोसेस. और दूसरा क्या है? इंडस्ट्री एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ फर्म्स. ठीक है. तो क्या है इंडस्ट्री? मतलब प्रोसेस. और दूसरा क्या है? इंडस्ट्री मतलब ग्रुप ऑफ फर्म्स. तो इंडस्ट्री इज अ प्रोसेस. इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग और कन्वर्टिंग. लेट मी यूज द वर्ड कन्वर्टिंग raw material into finished goods which satisfies human wants. तो ह्यूमन वांट्स को टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स. तो व्हाट इज इंडस्ट्री? इंडस्ट्री इज अ प्रोसेस. कैसा प्रोसेस? ऑफ कन्वर्टिंग. इस प्रोसेस में क्या होता है? कन्वर्ट किया जाता है. किसको किस में तब्दील किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में. रॉ મટીરિયલ જે છે તે આપણે કન્ઝ્યુમ નથી કરતા ડાયરેક્ટલી આપણા વોન્ટ્સને સેટિસ્ફાઈ કરવા માટે. તો એ રॉ મટીરિયલને શું કરવામાં આવે છે? એની પર એક પ્રોસેસ કરવામાં આવે છે અને એને ફિનિશ ગુડ્સમાં કન્વર્ટ કરવામાં આવે છે અને તે ફિનિશ ગુડ્સ આપણા વોન્ટ સેટિસ્ફાઈ કરે છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ you go to a restaurant. A restaurant can be considered as an industry if you consider this definition. रेस्टोरेंट हमें क्या देता है? हमें गेहूं नहीं देता. रेस्टोरेंट क्या करता है? गेहूं में से आटा और आटे में से रोटी बनाकर हमें देता है. तो वो कुछ प्रोसेस करता है जिससे कि सब्जियां हमको कच्ची नहीं ऑफर की जाती है. उन सब्जियों को साफ किया जाता है, कुक किया जाता है, फ्राई किया जाता है और फिर हमें उसमें से फिनिश गुड खाना बनाकर हमारे सामने रखा जाता है. तो वो क्या है? प्रोसेस है. तो प्रोसेस किस तरह का प्रोसेस?
रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने वाला जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को कहा जाता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री प्रोसेस है, इंडस्ट्री जगह नहीं है, इंडस्ट्री इज नॉट अ प्लेस, इट इज अ प्रोसेस। प्लेस जहाँ पर ये किया जाता है वो होती है फैक्ट्री, वो होती है फैक्ट्री, ठीक है। तो ऑपरेशंस में, फैक्ट्री में ये सब कुछ किया जाता है, पर ये जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कहा जाता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की दूसरी डेफिनेशन जो है, ठीक है, अब यहाँ के इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। अब बेकरी ऑल्सो इज अ प्रोसेस जहाँ पर रॉ मटेरियल मैदा इज कन्वर्टेड इनटू ब्रेड, बन, केक्स। नॉट ओनली मैदा, शुगर एंड लॉट मेनी अदर फ्लेवर्स सारे साथ में मिलाकर उसका कुछ प्रोसेस किया जाता है, बेकिंग किया जाता है, रोलिंग किया जाता है और उससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, ठीक है। दे मेक रस्क एंड दे मेक केक्स एंड दे मेक ब्रेड्स एंड बन्स एंड ऑल। सो व्हाट आर दे डूइंग, दे आर अंडरटेकिंग सम काइंड ऑफ प्रोसेस, और उस प्रोसेस में रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है और ये फिनिश गुड्स को कंज्यूम करके हमारे ह्यूमन वांट्स जो है वो सेटिस्फाई किए जाते हैं। दूसरा डेफिनेशन इंडस्ट्री का क्या है? इंडस्ट्री का दूसरा डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ फर्म्स। बट कैसे फर्म्स? तो ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर प्रोडक्ट, प्रोड्यूसिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट जब कहा जाए तो उसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों आ जाता है। गुड्स और सर्विसेज दोनों का कॉमन नाम है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू गुड्स एंड सर्विसेज। एनीथिंग दैट इज ऑफर्ड इन द मार्केट इज अ फॉर अ प्राइस इज अ प्रोडक्ट। ओके, तो जो भी ग्रुप ऑफ फर्म्स जो हैं जो एक जैसे गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्री। जैसे कि suppose there are A, B, C and D, four companies. There are four companies producing medicines and healthcare items. Healthcare की items, स्वास्थ्य related, स्वास्थ्य संबंधी जो चीज़ें वस्तुएं बनाते हैं वो, या medicines बनाते हैं, या मेडिसिन मेडिकल के रिलेटेड जो चीज़ें बनाते हैं वो, ये चार कंपनीज हैं, ठीक है। उसी तरह से तेरा EFGH, ये चार कंपनी जो है ये बनाती हैं फिल्म्स। क्या बनाती हैं ये? सीरियल्स एंड मूवीज बनाती हैं। उसी तरह से IJK और L ये बनाते हैं व्हीकल्स, कार्स बनाती हैं। कार्स, 4 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, ठीक है, 2 व्हीलर्स, ये सब कुछ ये बनाती हैं। So they are making cars. These four are making films. These four are making medicines. These four another four are they have got airlines. They have got airlines. Now these are 16 firms in the country. 4 firms are into medicines. They are producing and selling medicines. 4 firms are making films and they are showing films to the people for entertainment. IJKL, these 4 firms make cars and other vehicles, commercial as well as personal passenger vehicles. And MNOP, these are the companies, 4 firms or 4 companies making airlines. Now because these 4 are making similar, they fall into pharmacy, pharmaceutical industry. क्या इंडस्ट्री होगी? Pharmaceutical industry. अब ओनली ए क्या है? मेडिसिन मेकिंग फॉर्म है, ए कंपनी है जो दवाइयाँ बनाती है, ए इंडस्ट्री नहीं है। हाँ, अगर और कोई नहीं है, सिर्फ ए अकेला ही है मार्केट में, तो ए फॉर्म भी है और इंडस्ट्री भी। पर क्योंकि और भी है तो इस केस में ए अकेली जो है वो इंडस्ट्री नहीं है। ए इंडस्ट्री अगर प्रोसेस लिया जाए तो ए इंडस्ट्री है, प्रोसेस के तौर पर ABCD इंडिविजुअल इंडस्ट्री कहलाएंगे, क्योंकि सारे वो प्रोसेस करते हैं, परफॉर्म करते हैं, जिससे रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है। बी क्या है? बी भी एक मेडिसिन मेकिंग फॉर्म है, सी भी मेडिसिन मेकिंग फॉर्म है, डी भी, और सारे के सारे
सब्स्टिट्यूट्स बनाती हैं, इसलिए सारे के सारे टुगेदर ये चार मिलाकर क्या कहलाएंगे, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो अगर आपके कंट्री में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कितने फर्म्स हैं, तो ये चार फर्म्स। हमारी कंट्री में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कितनी फर्म्स हैं, तो वो सारी फर्म्स होंगी जो सारी दवाइयाँ और दवाइयों से जुड़ी हुई चीज़ें बनाती हैं। अब EFGH ये क्या है, क्या बनाती है, फिल्म्स, तो ये कहलाएंगी फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये चार फर्म। ई अकेला एक फिल्म प्रोड्यूसिंग यूनिट है, फिल्म प्रोड्यूसिंग फर्म है, प्रोडक्शन हाउस है, वो अकेला तो प्रोडक्शन हाउस है, लेकिन सारे मिलाकर क्या कहलाएंगे, फिल्म इंडस्ट्री। उसी तरह ये चारों मिलकर क्या कहलाएंगे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, क्योंकि ये क्या बनाते हैं, ऑटोमोबाइल्स बनाते हैं, ये 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स बनाते हैं, ठीक है। तो अकेला जो होगा वो व्हीकल फर्म या व्हीकल कंपनी होगी, लेकिन सारे चारों मिलाकर होंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। दिस इज फिल्म इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, दिस इज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, this is tourism industry, airlines is tourism industry, एविएशन इंडस्ट्री, सिविल एविएशन इंडस्ट्री, सो सिविल एविएशन इंडस्ट्री भी कहते हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री भी कहते हैं। इसमें सिर्फ एयरलाइंस नहीं, टूरिज्म इंडस्ट्रीज में दोज पीपल रनिंग लग्जरी बसेस इज ऑल्सो, दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड बिकॉज दे आर गिविंग सिमिलर सर्विसेज। तो सिमिलर सर्विसेज देने वाली चारों फर्म्स का जो ग्रुप है उसे इंडस्ट्री कहा जाएगा, और अगर एक ही फर्म बनाती है तो वही ग्रुप होगा और वही इंडिविजुअल फर्म होगा, तो उसे इंडस्ट्री कहा जाएगा। इसे इंडस्ट्री का दूसरा डेफिनेशन क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर services, similar products, so similar goods or services, whether it is goods, in this case it is goods, in the other cases it may be services also, so we use the common word product. Okay, so we conclude today's lecture here. We studied today what? Today we studied the classification of economic activity into business or job, service and employment, and the third one, profession. As far as profession was concerned, we had studied in the last lecture. We studied job also and we studied business also. Business is further classified into these two parts. Which are these two parts? Industry and commerce. Industry has got two meanings. I have only taught you the meaning today. Industry will be further classified. Okay. Similarly, commerce also will be further classified. So the classification of industry and the classification of commerce we will be doing in the next class. But till then, you will keep on revising this. Make this chart, keep on drawing this chart with me, keep on revising it at home, at least once or twice in a day. Just go through this chart so that it gets fit into your mind. This has to be fixed into your mind. You should not be forgetting this. And once we finish this chart, brief account of this chart, we are going to start with our first lesson. If this chart is thorough, you are thorough with this chart, then the understanding the first lesson will be very easy for you. So do one thing, just keep on revising it once or twice every day. Okay? Okay, so take care and keep revising, and we'll see you in the next class. Bye bye.